हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ्स बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास पेपर 9th है, एक ऑप्शनल पेपर रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, और इसके अंदर हमारे पास आज यूनिट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 2 है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास बुक कौन सी होने वाली है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो लास्ट ईयर लेक्चर 1 में हमने इसके बारे में बेसिक लेक्चर सीखा था, जिसके अंदर हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इनिशियल फ्रेम, नॉन इनिशियल फ्रेम इत्यादि के बारे में पढ़ा था। आज देखो हमारे पास एक्चुअली जो यूनिट स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जेपीएच की बुक में पेज 15 के ऊपर टॉपिक है हमारे पास 1.7 का। देखो टॉपिक है हमारे पास 1.7। टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस, या एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्पेशल से लॉरेंट जे ट्रांसफॉर्मेशंस, क्योंकि लास्ट ईयर यूनिट में मैंने बता दिया था कि स्पेशल्स लगेगा यूनिट फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर, और जनरल लगेगा यूनिट थर्ड के अंदर और यूनिट फोर्थ के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन से, या फिर स्पेशल से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को करते हैं। यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन एग्जाम में पूरे 10 नंबर का पूछा जा सकता है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस, या फिर स्पेशल से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, या फिर स्पेशल से लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये साइंटिस्ट का नाम है भाई, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, आपको पता है ये किस में लगता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी बताया था ना लास्ट ईयर टाइम में कि स्पेशल्स लगेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर, डील्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस में लगेगी, डील्स विद एक्सेलरेशन से वेलोसिटी। और ये हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी किस में हुआ करता था, इनिशियल फ्रेम में। इनिशियल फ्रेम बोलूं या फिर मैं इनिशियल सिस्टम बोलूं। ठीक है भाई, इनिशियल फ्रेम बोलूं या फिर मैं इनिशियल सिस्टम बोलूं, वहां भी लास्ट टाइम ये बताया गया था कि ये हमारे पास क्या होता है, एक ही सिस्टम या फिर एक ही फ्रेम होती है, ओ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ एक डायग्राम बनाइए, ओ एक्स वाई एंड जेड। हम मान के चलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है। ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है या एक फ्रेम है। और अगर मैं सिस्टम को कैपिटल एस लिखूं तो आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो मान लो ये हमारे पास डायरेक्शन क्या आ गई, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास है जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या फिर चाहो तो आप उल्टा भी लिख सकते हो, ये हमारे पास है जेड एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी एक्स वाई जेड डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास है ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु 0 0 0। ओके, तो ये मेरे पास एक सिस्टम बन गया जिसको मैं लिखूंगा कैपिटल एस। ये मेरे पास एक सिस्टम बन गया जिसको मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल एस। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक का नाम है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। ये एक फ्रेम हो गई ऐसे जिसके अंदर क्या है, एक्स वाई एंड जेड। अब हमने माना कि इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट है P, माना हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस के लिए एक्स, वाई एक्सिस के लिए वाई, जेड एक्सिस के लिए जेड। देखो अगर यहाँ तक लिखेंगे तो ये हमारे पास माना जाएगा 3D के अंदर एक फ्रेम है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई एंड जेड। अब आपको क्या करना है, ये रिलेटिविटी के अंदर पढ़ना है। देखो ये किसके अंदर पढ़ना है हमें, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का सिद्धांत। और लास्ट टाइम में मैं बता के गया था कि वास्तव में हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट विद स्पेस एंड टाइम। रिलेटिव कॉन्सेप्ट विद या ऑफ रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम, ये हम नेक्स्ट आगे किसी लेक्चर के अंदर जरूर करवाएंगे, ये टॉपिक वहाँ समझेंगे। तो एक्चुअली हमारे पास रिलेटिव कॉन्सेप्ट किसके ऊपर होता है, स्पेस के ऊपर और टाइम के ऊपर। यानी किसी भी स्पेस 3D के अंदर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट बच गए, एक्स वाई जेड। अब साथ किसको लेंगे, टाइम को। तो आप ऐसे लिखोगे एक्स वाई जेड एंड टी,
यस। अब आपको 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ना लगा के साथ क्या लेना है, टी। तो 3 पॉइंट तक तो क्या बन गया, कर्व एंड स्पेस। आपने प्रीवियस में भी डिफरेंशियल ज्योमेट्री डीजी पढ़ी थी, तो वहां हमारे पास 3 पॉइंट तक तो क्या बन जाता था, वक्र एंड स्पेस था ना, कर्व एंड स्पेस। तो ये तो बन गया हमारे पास स्पेस, एक्स वाई जेड तक तो क्या बन गया, स्पेस एंड टाइम। तो चौथा कोऑर्डिनेट अपन और लगाएंगे, यानी ये साथ साथ हमारे पास टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो अब आप कंट्रास्ट इसको याद करेंगे कि इस पूरी यूनिटों के अंदर, मतलब जब तक हम ये पेपर 9th ऑप्शनल पेपर पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हर यूनिट में हमें एक्स वाई जेड के साथ चौथा कोऑर्डिनेट लेना है टी, क्योंकि इसका मतलब ही है स्पेस एंड टाइम। यही हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाइए कि हमारे पास एक फ्रेम है, मतलब ये पूरा सिस्टम हमने किससे डिनोट कर दिया, कैपिटल एस से, और एस हमारे पास क्या है, सिस्टम है। मैं लिखवा दूंगा लैंग्वेज, आप केवल एक बार समझते चलो, ठीक है। अब मैं मान के चलूंगा कि इसके ऊपर एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम और है। देखो आपको उतारना नहीं है, एक बार हम मान के चलेंगे कि दूसरा सिस्टम्स और है। तो अब देखो एक्स वाई जेड की बजाय ऐसे बोलो कि एक्स डैश है, ये वाई डैश है, और ये जेड डैश है, और ये पॉइंट है ओ डैश है। और यहाँ मान के चलेंगे कि कोई पॉइंट आ गया पी डैश, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, और ये भी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए टी डैश। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट्स रटेगा नहीं कि मैंने टी क्यों लगाया है। एक्चुअली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती है रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम, और पिछली क्लासेस के अंदर आप डीजी पढ़ के हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री, वो उसमें टॉपिक हुआ था कर्व एंड स्पेस, और ये स्पेस हमारे पास एक्स वाई जेड, और साथ क्या लगाएंगे, टाइम का कंपोनेंट लेंगे टी। अब हमने मान ली ये एक दूसरी फ्रेम है, इस फ्रेम को हमने डिनोट कर दिया एस डैश से। देखो हमने मान लिया कि हमारे पास एक दूसरी फ्रेम है, इसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल एस डैश से। ठीक है, अब इन दोनों फ्रेमों को या दोनों सिस्टम्स एस एंड एस डैश को आप आपस में मिलाओ। इन दोनों फ्रेम को एस एंड एस डैश को आप आपस में मिलाओ। हो सकता है ये फ्रेम अपने पास ऐसे रखी जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी जाए, हो सकता है ये एक दूसरे के ऊपर रखी जाए, हो सकता है हमारे पास ये फ्रेम एक फ्रेम इस प्रकार ऐसे हो, मतलब कोई भी सिचुएशन बन सकती है हमारे पास स्पेस के अंदर। तो स्टार्टिंग में हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, उसके अंदर आपको इस फ्रेम को इसके ऊपर रखना है, इस फ्रेम को एक्सिस के ऊपर ही रखना है। तो आप ये पॉइंट ओरिजिन ओ बोलोगे, और इसको आप बोलोगे ये वाई डैश, ये ओ डैश, ये हमारे पास जेड डैश, और ये हो गया हमारे पास है एक्स डैश। पहले वाली के लिए एक्स था, दूसरी वाली के लिए एक्स डैश है, और ये वाला फ्रेम बन गया एस डैश, ये वाला फ्रेम बन गया एस डैश। हमने इसको इस प्रकार रखा ताकि ये दूसरा भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गया। हालांकि हम अलग अलग सिचुएशन में, कभी हम ये सिचुएशंस लेके चलेंगे, कभी हम ये सिचुएशन लेके चलेंगे, कभी हम एक दूसरे को एक के मूल बिंदु से दूसरे के मूल बिंदु को इस प्रकार से बांधेंगे। तो पहली सिचुएशन है, आपने कोई भी एक एक्सिस के ऊपर, चाहे आप एक्स एक्सिस के ऊपर रखो, चाहे आप इसको वाई एक्सिस के ऊपर भी रख सकते हो इस प्रकार बना के, या फिर आप इसको जेड एक्सिस के ऊपर भी रख सकते हो इस प्रकार बना के। ठीक है, तो दोनों फ्रेमों को आपको एक दूसरे से जोड़ के रखना है। स्टार्टिंग में आप कोई भी एक एक्सिस के ऊपर रख दो, और मान लो मैंने रख दिया इसको एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पी डैश, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश। ठीक है, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश। तो स्टार्टिंग में आप सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे कि हमारे पास दो फ्रेम हैं, एक फ्रेम एस है और दूसरी फ्रेम एस डैश है, और ये हमारे पास इनिशियल फ्रेम होती हैं। ठीक है, यहाँ P के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, एक्स वाई जेड, और दूसरी वाली फ्रेम के लिए क्या आ गए, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश। तो मैं यहाँ एक पॉइंट बना लेता हूँ कि स्टार्टिंग में एक पॉइंट है हमारे पास है P, और इस P के कोऑर्डिनेट हैं एक्स, वाई, जेड एंड टी, और दूसरे वाले के हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको ये फ्रेम बनाना है। अब आपको तो डायग्राम ऐसे बनाना है, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि अपने पास नीचे स्पेस रह जाए। ठीक है, ये वाई डैश है और ये हमारे पास है वाई है। ओके भाई, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो स्टार्टिंग वाली फ्रेम है एस,
अब आप खुद बताइए एक बार कि ये दूरी हमारे पास कितनी है। तो x डायरेक्शंस के लिए x, y डायरेक्शंस के लिए y, z डायरेक्शन के लिए z। अगर मैं आपको छोटी क्लासों की, और छोटी क्लास हमारे पास 11th 12th से स्टार्ट होती है, तो 11th क्लास में आपने जरूर 2D के अंदर पढ़ा होगा कि ये हमारे पास एक x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, इसके अंदर एक पॉइंट है px, y। फिर हमने इसको थोड़ा सा दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया इस प्रकार से, उसके अंदर ये बन जाते थे x डैश से y डैश। देखो मैं एक बार याद दिलाऊंगा ताकि अपना यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। छोटी 11th क्लास के अंदर, अपना साइंस 11th क्लास से स्टार्ट होता है, तो वहाँ आपने एक पॉइंट पढ़ा था px, y, और आप मान के चले थे उधर कि ये दूरी हमारे पास x है और ये दूरी हमारे पास y है। फिर अगर आपने इसका ट्रांसफॉर्मेशन पैरेलल कर दिया, अक्षों के पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो आप इसको इधर लेके आ गए। इधर लाने के बाद ये x डैश बचा, ये y डैश बचा। उस वक्त आपके इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, x डैश y डैश है। यहाँ आपने कोई दूसरा सेंटर C, H और K माना करते थे, तो ये दूरी तो हमारे पास क्या हो गई H और ये दूरी K। मतलब वहाँ इस प्रकार से रिलेशन था कि x डैश प्लस H है वो x के बराबर और y डैश प्लस स्मॉल k है वो y के बराबर, या फिर x डैश इज इक्वल टू x माइनस h और y डैश इज इक्वल टू y माइनस h। वहाँ हम अपनी मर्जी से h और k माना करते थे। अगर मैं आपको एक बार फिर से साफ दिखाना चाहूँ तो आप इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम में समझो कि स्टार्टिंग का ये पॉइंट है p, x और y, तो ये दूरी आ गई हमारे पास x, ये दूरी आ गई हमारे पास x और ये दूरी आ गई हमारे पास y। अब ये हमारे पास फ्रेम ऐसे आ गई, तो अब की बार पॉइंट इसके चेंज होंगे। अगर यहाँ से देखेंगे तो इसके पॉइंट आ गए h और k, तो बताओ ये दूरी कितनी हो गई h और ये दूरी कितनी हो गई k। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x डैश और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी y डैश। तो आप देख सकते हो टोटल y है वो y डैश प्लस k। अगर ये स्मॉल k है तो ये भी क्या है स्मॉल k, तो y डैश प्लस k, देखो y डैश प्लस k y के बराबर। और ये h, अगर ये दूरी x डैश है तो ये दूरी भी x डैश है, तो x डैश प्लस h है x के बराबर। और इसी प्रकार अगर हम तीसरी z लेंगे, z डैश लेंगे, तो यहाँ h के f मान लो z के बराबर आ जाएगा और z डैश इज इक्वल टू z माइनस f, h और k और f, ठीक है, या f g h कैसे भी मान सकते हैं। ये हमारे पास 11th क्लास में था, ठीक है। और दूसरा आपके पास, हालांकि मेरे को यहाँ नहीं बताना चाहिए, फिर भी आगे एक टॉपिक आएगा कि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास है y एक्सिस है, ये हमारे पास पॉइंट p x y है। अगर आप इसको गाड़ी की स्टीयरिंग की तरह घुमाओगे तो ये हमारे पास चला जाएगा x डैश इधर और ये आ जाएगा y डैश इधर, ये एंगल आ जाएगा थीटा, जो हम 3 4 5 लेक्चर के बाद एंगल का काम में लेने वाले हैं। इसको बोलते हैं हम रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये रोटेशन होके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और इसको बोलते हैं अक्षों के पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, कि अक्षों के पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन चाहे ऊपर इस साइड ले जाओ, चाहे नीचे ले आओ, चाहे लेफ्ट राइट करके ले जाओ। तो ये तो होता था हमारे पास 11th क्लास के अंदर। ठीक यही सिस्टम हमारे पास है। आज हमने क्या किया कि ये जो एस फ्रेम है और एस डैश फ्रेम है, देखो एस फ्रेम है और एस डैश फ्रेम है। आप इसको एक बार थोड़ा सा फील करके देखोगे भी, क्योंकि फील करके देखोगे तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मान के चलेंगे कि हमारे पास एस फ्रेम है जिसके कोऑर्डिनेट ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। अब आप फील करो कि दूसरी अक्ष भी इसके ऊपर ही है, यस, दूसरी वाली फ्रेम एस डैश भी इसके ऊपर है, यही एस डैश है, ये z डैश है, ये y डैश है और ये x डैश है। यानी स्टार्टिंग के अंदर मैं लिखूंगा अगर ये बातें कि स्टार्टिंग में दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर हैं, तो आपको डायग्राम एक ही बनता हुआ दिखाई देगा। और एक दूसरे के ऊपर को हम बोलते हैं कोइंसाइड, मतलब यहाँ तो ओरिजिन पॉइंट O है और यहीं मेरे पास है O डैश है, दोनों पॉइंट मेरे पास है एक जगह हैं, और ये हो गया शुरुआती कहानी हो गई। अब हम क्या करते हैं, दो फ्रेम हैं एक दूसरे के ऊपर। अब ऊपर वाली फ्रेम एस डैश को पकड़ के देखो, अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली फ्रेम एस डैश को पकड़ के और इस साइड में एक्स एक्सिस की ओर खींचूंगा। तो क्या आपको डायग्राम में फील हो रहा है
कि ये फ्रेम इसके ऊपर रखी हुई थी, मैंने ऊपर वाले फ्रेम एस को पकड़ा और एक्स एक्सिस की ओर खींच लिया। आपकी मर्जी, चाहे आप वाई की ओर ले जाओ चाहे आप जेड की ओर ले जाओ, स्टार्टिंग में आप कोई भी एक डायरेक्शन में ले आओ। तो मैंने इस फ्रेम को यहाँ से पकड़ा और इस साइड में ले आया, ठीक है। अब मैं देखो वापस फील कर रहा कि जैसे मैं पकड़ के यहाँ से खींचूंगा तो मेरे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? यस, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होगा। और मैं कितने वेलोसिटी से खींच रहा हूं, अगर मैं इसको खींचूंगा तो इसका मतलब दूसरी फ्रेम पे क्या लगा, वेग लगा। तो मान लो कि स्टार्टिंग के अंदर ये दूरी कितनी है, हमारे पास एक्स है। देखो स्टार्टिंग में एक्स डायरेक्शन के लिए एक्स, वाई डायरेक्शन के लिए वाई और जेड डायरेक्शन के लिए जेड। अब जैसे ही मैंने इसे पकड़ के खींचा, तो अपन डायग्राम ऐसे तो नहीं बोलेंगे पकड़ के खींचा, बट मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको मैंने v वेलोसिटी से इधर पकड़ के खींचा। देखो इस फ्रेम को यहां से पकड़ के इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ले गया। और आपको पता है ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट के अंदर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या रहेगी हमारे पास है कांस्टेंट, भले ही मैं चाहे 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसको क्यों ना खींचूं, ठीक है। अब जैसे ही मान लो इस फ्रेम को यहां से खींच के हम यहां तक लेके आए हैं, तो इतनी दूर में क्या लगा भाई, विस्थापन। इतनी दूर में क्या लगा, विस्थापन। मैं एक बार लिखूंगा नहीं, डी मान के चलो, आप लिखना मत, एक बार समझो। डिस्प्लेसमेंट क्या लगा मेरे पास है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट लगा। ओके, खींचने के बाद हम इधर ले आए। तो अब बताओ यहां से लेके यहां तक की बिंदु P तक की दूरी कितनी बचेगी? तो H डैश से लेके P वाले पॉइंट की दूरी कितनी बची, X डैश। यानी पहले वाले फ्रेम के लिए पॉइंट X दूरी के ऊपर है, दूसरी वाली फ्रेम के लिए पॉइंट X डैश दूरी पर है। पीछे ये अपना डिस्प्लेसमेंट छोड़ गया, पीछे ये अपना डिस्प्लेसमेंट छोड़ गया। और आप एरो का साइन लगा के यहाँ ऐसे V लिख देना, ताकि आपको पता चल जाएगा पहले वाली फ्रेम को मैंने पकड़ के इस साइड में V वेलोसिटी से खींचा है और ये क्या बच गया, डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ अगर इसको पकड़ के खींचा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा है, उस टाइम को हम मान लेते हैं स्मॉल t, ठीक है। उस टाइम को अपन मान लेते हैं स्मॉल t। अब आप बताइए भाई, ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास क्या मानी, v जो एक कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या मान लिया, स्मॉल d, और अपॉन में कितना आ गया, t। या फिर देखो t को इधर ले आओ, तो Vt इज इक्वल टू डी, यानी मेरे पास d कितना आ गया, Vt। यानी मेरे पास इस d की जगह मैं क्या लिख लूंगा भाई, Vt। तो इतना डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया Vt, v वेलोसिटी से खींचने पे, ठीक है। तो बस मैं ये समझाना चाहता, अगर मैं यहाँ सीधा Vt लिख देता तो आपको कहीं ना कहीं रटना पड़ता, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। बट ईमानदारी से जितना आता है वो अच्छे से बताएंगे, जो नहीं आता है वो भी आपको तो कम से कम अच्छे से बताएंगे। यस, सही सुन रहे हो आप। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रह गया Vt, ये मेरे पास x डैश है। अब आप इसका रिलेशन आराम से निकाल सकते हो कि किसकी जगह आपको क्या लिखना चाहिए। तो बताओ ये टोटल दूरी कितनी है, x। देखो ये टोटल दूरी कितनी है, x। ये दूरी कितनी है, Vt प्लस x डैश। ये दूरी कितनी है, Vt प्लस x डैश। देख लो भाई ध्यान से, ये टोटल दूरी कितनी है, x, और ये दूरी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो x डैश प्लस Vt। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस Vt। क्या लिख सकते हो भाई, x डैश इज इक्वल टू x माइनस Vt। ये है भाई हमारे पास से जो मेन समझने वाली बात थी, कि जब भी आप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखेंगे उस वक्त हम काम में लेके चलेंगे x डैश इज इक्वल टू x माइनस Vt। ओके, तो चलो अब इसको लिखना स्टार्ट करो लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले लिखेंगे कि हम ये जो घटनाएं कर रहे हैं, देखो मैंने इसको पकड़ के इधर खींच के ले गया, किसकी वजह से लेके गया हूं मैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिस ट्रांसफॉर्मेशंस, या ऐसे बोलो कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से
लिखो मेरे साथ साथ, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन postulates of a special theory of relativity. Postulates of a special theory of a relativity. ठीक है, लॉरेंट ट्रांसफर मतलब हमने जो भी ये प्रोसेस किया, आगे इसको खिसका के ले गए v वेलोसिटी से किसी टाइम t के ऊपर, तो हमारे पास x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt आया है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या ये रूपांतरण है, ये हमारे पास किसके ऊपर आधारित है? तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑफ ए postulates of a special theory of a relativity। अब मैं ये नहीं समझाऊंगा कि एक्चुअली हमारे पास postulates of special theory of relativity क्या होती है। ये मैं प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में, जो हमारे पास बेसिक लेक्चर के नाम से था, समझा चुका हूँ। उसके नीचे 2 रिजल्ट्स लिखे थे। दूसरे रिजल्ट में द वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज कॉन्स्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए सोर्स एंड ए ऑब्जर्वर, जो हमारे पास है माइकलसन मेली का एंटी नेगेटिव रिजल्ट्स आया था। और दूसरा हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ ए रिलेटिविटी। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखेंगे तो इस लाइन को मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, और वहाँ ये बताया गया कि जैसे वो दोनों रिजल्ट्स काम में लेने हैं, उस वक्त मेरे पास पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम लिख के हम काम में चला लेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो, यहाँ तक तो हो गया। एंड ऑल्सो अज्यूम्पशन दैट and also assume that all the direction and also assume that, और हमने ये भी माना कि all the point in space and all the direction in space and all the direction in space are equivalent। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये हो गया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम ये क्रियाक्रम कर रहे हैं, ये हमारे पास किसके ऊपर आधारित है? पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी की वजह से हमने t लिया है, इसी की वजह से हमने वेलोसिटी v लिया है, और यहाँ हमारे पास एंट्री होगी प्रकाश के वेग की, यानी लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट c की हमारे पास है एंट्री होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो और इसके आगे लिखा है ऑल्सो अज्यूम दैट ऑल द पॉइंट इन स्पेस, बताओ कौन कौन से पॉइंट हैं? x y z एंड ऑल द डायरेक्शन इन स्पेस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब जैसे x है, x डैश डायरेक्शन के तुल्य है, z है वो z डैश डायरेक्शंस के तुल्य है, y है वो y डैश डायरेक्शन के तुल्य है, x है वो x डैश के, y है वो y डैश के, z है वो z डैश के, t है वो t डैश के। यानी हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं एक प्रकार से, एक फ्रेम का दूसरी फ्रेम का, तो उनकी जो डायरेक्शन है x y z ये डायरेक्शन, और इनके जो पॉइंट है x y z t ये एक दूसरे के क्या हैं? तुल्य हैं। देखो इक्वल नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे यहाँ से खिसका लिया, अब इनकी पोजीशंस बदल जाएगी, पर ये इसकी पोजीशंस है तो ये इसकी पोजीशंस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। एंड ऑल्सो अज्यूम दैट ऑल द पॉइंट इन स्पेस एंड ऑल द डायरेक्शंस इन स्पेस आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब मैं इनको लिख देता हूँ, इस फ्रेम को, ये पॉइंट है एक्स वाई जेड को। तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू सिस्टम। देखो आप टू सिस्टम बोल सकते हो या आप फ्रेम बोल सकते हो, ये मैं पीछे वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। कौन कौन से? एक सिस्टम तो हमारे पास क्या है? ओ एक्स वाई जेड, एंड दूसरा सिस्टम हमारे पास क्या है? ओ डैश एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। तो लेट अस कंसीडर टू सिस्टम्स ओ एक्स वाई जेड एंड ओ डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ऑफ सिस्टम्स एस एंड एस डैश ऑफ सिस्टम। ये तो वाला पहला वाला किसके लिए है? एस के लिए, एंड सेकंड वाला एस डैश रिस्पेक्टिवली एंड एस डैश रिस्पेक्टिवली। यस,
Let us consider two systems or frame OXYZ and O'X'Y'Z of systems S and S' are respectively where S' is moving. एक लाइन में लिख देते हैं where S' is moving, where ये जो S' है ये मूव कर रहा है कौन से डायरेक्शन में? मूविंग रिलेटिव टू S, मूविंग रिलेटिव टू S along the positive direction, along the positive direction of x-axis, along the positive direction of x-axis. Yes, हमने क्या बोल दिया कि दो सिस्टम है OXYZ एंड O'X'Y'Z से। पहले वाला फ्रेम S के लिए है, दूसरे वाला फ्रेम S' के लिए रिस्पेक्टिवली। वेयर S' इज मूविंग, वेयर S' इज मूविंग रिलेटिव टू S along the positive directions of, देखो कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ x-axis विद वेलोसिटी v। ये लिख लो साथ साथ ही, एक ही लाइन में पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा विद वेलोसिटी स्मॉल v। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं या एक ही लाइन में लिख देना कि विद वेलोसिटी v, ठीक है। और स्टार्टिंग के अंदर देखो ये और दिखा दो, इनिशियली कैपिटल O एंड O' कोइंसाइड लिखा हुआ था ना उस वक्त कि यहाँ मैंने ऐसे लिखा था स्टार्टिंग के अंदर O और O' दोनों फ्रेम एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। इन स्टार्टिंग को वैसे स्टैंडर्ड वर्ड में बोलते हैं प्रारंभ में, और प्रारंभ को इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियली। O एंड O' आर कोइंसाइड, यानी एक दूसरे के ऊपर हैं। मतलब ये वाली फ्रेम शुरुआत में इसके ऊपर है, फिर हमने इसको पकड़ के इधर लेके गया, उसको मैंने लिख दिया कि वेयर S' इज मूविंग रिलेटिव टू S अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ x-axis विद वेलोसिटी v। आप चाहो तो पॉजिटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं या पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप पॉजिटिव लिख देना, ठीक है, समझ जाएगा एग्जामिनर। तो छोटे छोटे वर्ड्स पे हमें ध्यान देना है क्योंकि हमारा टारगेट 80 to 90% लेके आना है। बताओ भाई यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो ये डायग्राम सामने है, VT को अच्छे से समझाया है, x' इज इक्वल टू x माइनस VT को भी मैंने लिख दिया है। ओके, तो यहाँ तक आप नोट करो। तो मेरे को जो जो डायग्राम में दिखा अभी तक हमने केवल इस फ्रेम S के बारे में, इस फ्रेम S' के बारे में और वेलोसिटी v के बारे में बताया। ये अभी बाकी हैं, इनको और लिखना है कि इनकी जो पोजीशन है वो XYZ है, दूसरे वाले फ्रेम की पोजीशन है x', y', z', t' है। पहले वाली फ्रेम में टाइम t है, दूसरे वाले फ्रेम में टाइम t' है। तो चलो इसको और लिखते हैं। तो यहाँ तक आप साथ साथ उतारो, और पहले रफ कॉपी में उतारोगे, उसके बाद आप फेयर में लिखोगे, क्योंकि मैं काटा पीटी कर सकता हूँ बीच बीच में। कोई बात जहाँ याद आएगी वो वहीं समझाई जाएगी ताकि आपको फिजिक्स फील ना हो, ठीक है भाई। पेपर हमारे पास प्योर फिजिक्स है, पर इसको हम धीरे धीरे मैथमेटिक्स में ढाल लेंगे और आपको महसूस नहीं होने देंगे। कुछ चीज़ें हैं वो हम सीधा मान के चल पड़ेंगे। तो अब लिखो सिंस ऑल द पॉइंट, आगे लिखो भाई, सिंस ऑल द पॉइंट इन स्पेस आर इक्विवेलेंट, सिंस all the point, since all the point in space, since all the point in space are equivalent। देखो शुरुआत में लिखा था ना अभी कि दोनों फ्रेम एक दूसरे के क्या हैं, टाइम ऑल द डायरेक्शंस एंड ऑल द पॉइंट्स आर इक्विवेलेंट। तो हमने लिख दिया कि सिंस ऑल द पॉइंट इन स्पेस आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट, therefore the coordinates, ये वाले therefore coordinates in, therefore the coordinates in systems S and S', therefore the coordinates in system S and S' are related by linear relations, are related by linear relation। ये बात एक बार कुछ देर के लिए आप मान के चलो कि
हम देखते हैं कि ऑल द पॉइंट्स इन स्पेस आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर द फ्रेम एस एंड एस डैश, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेशन इनका, तो इनका लीनियर रिलेशन है। इन दोनों फ्रेम का हमारे पास क्या है भाई, लीनियर रिलेशन है। अब ये लीनियर रिलेशंस क्या होता है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ, लीनियर मतलब एक प्रकार से हिंदी में बात करो तो रैखिक, और आपको पता है रेखा का समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। और अगर इसी को मैं 3D के अंदर ले लेता हूँ तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ये एक प्लेन बन जाता है। तो जब जब आपके पास लीनियर नाम आए तो हमेशा याद रखोगे लीनियर का मतलब होता है कि x की भी पावर 1, y की भी पावर 1 और z की भी पावर 1। अगर हमारे पास पैराबोला या परवलय आता है तो x की 2 आएगी, y की 1, या फिर x की 1 आएगी, y की 2। अगर आपके पास सर्किल रिलेशन आता है तो x की भी 2 और y की भी 2 और इनके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। अगर हमारे पास इलिप्स आता है तो x की भी 2, y की भी 2, इनके ये डिफरेंट आने चाहिए, और प्लस माइनस का अंतर होगा वो होगा हाइपरबोला के अंदर। तो जब जब आपके पास रिलेशंस नाम आए, लीनियर रिलेशन या रेखिक संबंध, उस वक्त हमेशा x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 1 लिखूंगा मैं इसके इक्वेशन एक बार लीनियर रिलेशन के। उससे पहले मैं ये डिनोट कर देता हूँ कि x y z एस फ्रेम के लिए है, x डैश y डैश z डैश t डैश एस डैश फ्रेम के लिए है। तो पहले आप ये लाइन लिखो कि सिंस ऑल द पॉइंट इन स्पेस आर इक्विवेलेंट, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स इन एस एंड एस डैश आर रिलेटेड बाय लीनियर रिलेशंस। ठीक है, वी ऑल्सो कंसीडर दैट, नेक्स्ट लिखो आगे, वी ऑल्सो कंसीडर दैट, हमने यह भी माना कि द ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस एंड एस डैश, द ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस, अब आप डायरेक्ट लिखना, फ्रेम या सिस्टम मत लिखना, एस डैश से ऑब्जर्व। अब जो ऑब्जर्वर है समझाऊंगा मैं, वी ऑल्सो कंसिडर दैट द ऑब्जर्वर इन एस एंड एस डैश ऑब्जर्व एन इवेंट वॉज लोकेशन, इसको क्या की लैंग्वेज को हम थोड़ा सा फिजिक्स टाइप में ढालने की कोशिश करेंगे। तो एन इवेंट वॉज लोकेशंस आर एक्स वाई जेड, वॉज लोकेशंस आर एक्स वाई जेड एंड इन एस एंड टाइम टी एंड सेम एंड एन इवेंट वॉज लोकेशंस एंड इवेंट वॉज लोकेशन से, या एंड टाइम, देखो टाइम को टाइम टी इन टाइम हैपनिंग ऑफ टी, टाइम ऑफ, इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखो, एंड टाइम ऑफ हैपनिंग टी एंड चलो एक बार इतना समझ लो एक बार कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक तो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, वो तो टाइम टी के लिए है, दूसरी वाली फ्रेम के लिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, वो हमारे पास टाइम टी डैश के लिए। इसको हम थोड़ा सा फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे कि देखो वी ऑल्सो कंसिडर दैट, हमने ये माना कि द ऑब्जर्वर का मतलब यहाँ जो व्यक्ति खड़ा है पी, वो फ्रेम एस के लिए भी है और फ्रेम एस डैश के लिए भी। फर्क कितना सा है, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं बोलूँ कि दो व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक तो ए और एक बी यहाँ खड़ा है, और यहाँ मैं खड़ा हूँ सी। ठीक है, तो देखो मैं तो हो गया ऑब्जर्वर। अब आप एक कैंडिडेट देख रहा है, वो तो बोल रहा है कि ये मेरे पास 5 मीटर की दूरी पे है, और वहीं से दूसरा कैंडिडेट बी देख रहा है, वो देख रहा है कि मैं यहाँ से 7 मीटर की दूरी के ऊपर हूँ। यानी अलग अलग जो ऑब्जर्वर खड़े हैं, मैं तो हो गया ऑब्जर्वर, मेरे को देख रहे हैं, और आप हो गए ऑब्जर्व जो मेरे को देख रहा है। तो पोजीशन से होगी, ये तो 5 मीटर लिखेगा, ये 7 मीटर लिखेगा। कौन सी डायरेक्शन के लिए, एक्स एक्सिस के लिए। तो ऐसे कोऑर्डिनेट एक के लिए तो मान लिया एक्स आ गया, 5 की जगह एक्स ले लो, दूसरे के लिए मान लो एक्स डैश आ गया। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि वी ऑल्सो कंसिडर दैट द ऑब्जर्वर इन
मतलब फ्रेम एस के लिए देखेगा और फ्रेम एस डी एस के लिए देखेगा। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एन इवेंट वॉज लोकेशन, उस वक्त क्या घटित हुई, यानी 5 मीटर की दूरी कौन से लोकेशन के ऊपर, आर एक्स वाई जेड इन एस, एंड उस वक्त टाइम क्या घटित हुआ, एंड टाइम ऑफ हैपनिंग टी, एंड टाइम ऑफ हैपनिंग टी। अब सेम इसके लिए लिख दो, नीचे वाली फ्रेम के लिए क्या लिखोगे, सेम टू सेम लिखना है, एंड ऑब्जर्वर एंड एन इवेंट, दोबारा लिखो, एन इवेंट वॉज लोकेशन आर, वॉज लोकेशन आर। अब की बार एक्स वाई जेड की क्या लगा दो, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इन फ्रेम एस की बजाय क्या आ जाएगा, एस डैश, एंड टाइम ऑफ हैपनिंग, एंड टाइम ऑफ हैपनिंग, एंड टाइम ऑफ हैपनिंग टी की बजाय क्या आ जाएगा, टी डेज, टी की बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा, टी डेज। तो आपको ये लैंग्वेज रटनी नहीं है, बस यही समझ लेना कि मैं यहाँ ऑब्जर्वर हूँ, एक कैंडिडेट मेरे को किसी और स्थान से देख रहा है, दूसरा कैंडिडेट किसी और स्थान से देख रहा है, दोनों कैंडिडेट अलग अलग लोकेशन से मेरे को देख रहे हैं और अलग अलग टाइम पे वो हैपनिंग देख रहे हैं कि क्या घटित हो रहा है, किस टाइम के ऊपर मैं यहाँ खड़ा था। और अगर मान लो मैं मोशन के अंदर आ गया तो लगातार हैपनिंग बदलती जाएगी, टाइम के अकॉर्डिंग मेरी सिचुएशन से बदलती जाएगी। तो हमने लिख दिया कि वी ऑल्सो कंसिडर दैट द ऑब्जर्वर इन एस एंड एस डैश, जो ऑब्जर्व है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या पाया गया कि जो इवेंट थी, जो घटना हुई लोकेशन के ऊपर एक्स वाई जेड के ऊपर, जो फ्रेम एस में थी, उस वक्त टाइम टी हुआ था। सेम दूसरी कंडीशन एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास जो जो डायग्राम के अंदर दिखा वो हम सब लिख चुके हैं, ये आप पहले ही साइड में लिख चुके होंगे, इस डायग्राम के साथ साथ रहने देना, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, और ये हम लैंग्वेज लिख चुके, टोटल डायग्राम हो चुका। बस केवल एक बार मैं ये समझा दूं कि लीनियर रिलेशन की हमारे पास इक्वेशन से क्या आएंगी। ठीक है भाई, अब हम ये समझेंगे कि लीनियर रिलेशंस की हमारे पास इक्वेशन से क्या आएंगी। तो अब आप देखो इसी लाइन को वापस पढ़ो कि सिंस ऑल द पॉइंट इन स्पेस आर इक्विवेलेंट, मतलब जो व्यक्ति यहाँ घूम रहा है, जैसे मान लो अक्ष डैश के लिए घूम रहा है, लीनियर रिलेशन है, तो अक्ष डैश का रिलेशन किसके साथ होगा, दूसरी वाली फ्रेम में जो व्यक्ति घूम रहा है, अक्ष डैश का रिलेशन अक्ष के साथ, अक्ष डैश का रिलेशन वाई के साथ, अक्ष डैश का रिलेशन जेड के साथ, अक्ष डैश का रिलेशन टी के साथ, फिर वाई डैश का रिलेशन वाई के साथ, अक्ष के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ और टी के साथ। अब आपने जो लाइन लिखी है इसके नीचे आप लिखोगे, सो अक्ष डैश का रिलेशन हमारे पास होगा अक्ष के साथ, वाई के साथ, अक्ष के साथ भी होगा, वाई के साथ भी होगा, जेड के साथ भी होगा और टी के साथ भी होगा। क्योंकि मूविंग फ्रेम कौन सी है, हम पकड़ के दूसरी वाली फ्रेम को लेके गए हैं, तो जो व्यक्ति देखेगा दूसरी वाली फ्रेम के हिसाब से देखेगा। फिर वाई डैश का रिलेशन किसके साथ होगा, देखो फिर हमारे पास वाई डैश का रिलेशन भी अक्ष के साथ भी होगा, वाई डैश का रिलेशन वाई के साथ भी होगा, जेड के साथ भी होगा और टी के साथ भी होगा। ठीक उसी प्रकार जेड डैश का रिलेशन भी किसके साथ होगा, देखो जेड डैश का रिलेशन अक्ष के साथ भी होगा, वाई के साथ भी होगा, जेड के साथ भी होगा एंड टी के साथ भी होगा। इसी प्रकार टी डैश का रिलेशन भी, इसी प्रकार टी डैश का रिलेशन भी अक्ष, वाई, जेड और टी के साथ ही होगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा इनका उल्टा कर लो। यस, अक्ष का रिलेशन अक्ष डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अक्ष का रिलेशन अक्ष डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, वाई का रिलेशन भी अक्ष डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, जेड का रिलेशन भी अक्ष डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश एंड टी का रिलेशन भी अक्ष डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। पर हम यहाँ जो रिजल्ट निकाल के लाएंगे उसी का हम उल्टा कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक से डायरेक्शन से दूसरे वापस एक दूसरे को इंटरचेंज करके देख लो। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास रिलेशन होगा कौन सा, लीनियर रिलेशन होगा, तो सभी के ऊपर क्या लगेगी, 1 लगेगा। देखो सभी के ऊपर क्या लगेगा, हमारे पास ही 1 लगेगा, और आपको पता है किसी के भी ऊपर 1 हम दर्शाते नहीं हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या बन गया, लीनियर रिलेशन बन गया। ठीक है भाई, अब इनके साथ रिलेशन क्या होगा
वो इनके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, प्लस कांस्टेंट वैल्यू होगी, प्लस कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो आप कोई ऐसा कांस्टेंट मानो, जैसे एक बार लिखना मत, जैसे मानिए ये ABCD है, ये EFGH है, ये IFLM है, तो इतने सारे कांस्टेंट मानेंगे और बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपस में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी जगह कौन सा हमने कांस्टेंट लिया था। इसलिए मान के चलो कि अब इसको ऐसे करो, मैट्रिक्स टाइप में दर्शाओ, इसको ऐसे दर्शाओ A11, A12, A13, ये चलो एल्फा ले लो एक बार, कि ये वाला कांस्टेंट है α11, ये वाला कांस्टेंट है α12, ये वाला कांस्टेंट है α13 और ये वाला कांस्टेंट है α41। इसके लिए आ जाओ α21, α22, α23, α24। इसके लिए आ जाओ α31, α32, α33, α34। इसके लिए आ जाओ α41, α42, α43 और α44। मतलब हमारे पास जो व्यक्ति घूम रहा है कहीं ना कहीं इसका रिलेशंस कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, प्लस हमारे पास एक लीनियर इक्वेशंस बन जाएगी। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था एमएससी प्रीवियस के अंदर। यूनिट हमारे पास वहाँ सेकंड थी, यूनिट का नाम हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ करता था L ऑफ T से, जहाँ हमारे पास ऐसे चला था लीनियर कॉम्बिनेशन चला था A इज इक्वल टू α11 A1 प्लस α12 A2 प्लस या α11 T1 प्लस α12 T2 प्लस α13 T3। वहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है कि हमारे पास ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आप मान के चलेंगे, वहाँ मैंने एक भार का वेट का वजन दे के बताया था कि माना 4 कैंडिडेट हैं, उनका वेट अलग अलग है और उसको एक एवरेज वेलोसिटी के साथ रिलेटिव में लेके आना है, तो किसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए ताकि उनका एवरेज इस व्यक्ति के एवरेज से ज़्यादा नहीं जाए। या मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँ तो इसको देखो, छोटा सा रिजल्ट से समझोगे कि मान लो हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं, पहले का वेट वेट 1 है, वेट 2 है, तीसरे का वेट 3 है और वेट 4 है। माना पहला 60 का है, ये 65 का है, ये 17 का है और ये 68 का है। अब मान लिया इनका एवरेज जो भी आया, हमने इसका एवरेज वेट मान लिया कि मेरे पास ये 65 आया। तो देखो 65 को इसको 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 65 आ जाए, प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 65 आ जाए। तो यहाँ कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, वही कांस्टेंट मेरे पास ये है। ठीक है, और आगे चल के हमारे पास टारगेट रहने वाला है कि इस कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो आप लिखोगे ये जो लीनियर रिलेशंस की इक्वेशंस आई, ये इक्वेशंस आ गई हमारे पास है x डैश इज इक्वल टू α11x प्लस α12। कहने का मतलब आप आराम से याद रख सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि α31 तो आपको पता चलेगा तीसरी रो के अंदर पहला, तो ये x y z t फिक्स है और इधर x डैश y डैश z डैश है, t डैश फिक्स है। ये सब मानने का मेरा उद्देश्य है कि आराम से हम इस कांस्टेंट को याद रख सकते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूं कि बताओ भाई मेरे पास α32 क्या आएगा, तो आप समझ जाओगे थर्ड रो के अंदर, यानी x डैश y डैश z डैश, तो लेफ्ट में क्या आएगा z डैश आएगा। 31 32 यानी ये x के साथ और ये y के साथ, तो आप समझ जाओगे थर्ड रो के अंदर y का कोफिशिएंट क्या है α32। इस वजह से मैंने ये ले लिया, अदरवाइज मैं A B C D या A1 B1 A2 C2 B2 B2 जो भी आपको अच्छा हो मान के काम कर सकता था, बट वो याद नहीं रहते। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गई लीनियर इक्वेशंस। तो अब आप यहाँ से उतारो और ध्यान रखना हमारे पास x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, एक ये वाली इक्वेशंस आप ऐसे करो, इसको आप नाम दे दो, चारों इक्वेशन को एक साथ नाम दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, और ये आपके डायग्राम के साथ याद रह जाएगी कि चूंकि x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी। ठीक है भाई, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी। तो ये मेरे पास x डैश है, ये मेरे पास x है, ये मेरे पास O है, ये y है। मैं एक बार दोबारा बना लेता हूँ क्योंकि टॉपिक हमारे पास इस लेक्चर में पूरा तो होने वाला नहीं है, आगे वाले लेक्चर में होने के बाद इसका काम पूरा होगा। तो हमें इक्वेशनों की ज़रूरत पड़ेगी। ये फ्रेम S है, ये फ्रेम S डैश है, इन दोनों के बीच की दूरी vt है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, यहाँ पॉइंट P x y z और t है, दूसरे वाले पॉइंट के लिए x डैश y डैश z डैश और
टी डैश है। और यहाँ हम रिलेशन निकाल चुके एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बी। ये मैं केवल याद रखने के लिए बना रहा हूँ, ये आपको नहीं बनाना है क्योंकि आपको पता है ये टॉपिक्स हमारे पास लंबा चलेगा, सेकंड मतलब लेक्चर थर्ड में जाके पूरा होगा। तो अभी तक जो आपने सीखा है, एक तो इस डायग्राम को ध्यान में रखेंगे, दूसरा हमारे पास ये जो लीनियर रिलेशंस की इक्वेशंस आई हैं, यस, सेकंड हमारे पास जो लीनियर रिलेशंस की इक्वेशंस आई हैं, मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स डैश इज इक्वल टू एल्फा 1 एक्स प्लस एल्फा 1 2 वाई प्लस एल्फा 1 3 जेड प्लस एल्फा 1 4 टी। y डैश इज इक्वल टू एल्फा 2 1 एक्स प्लस एल्फा 2 2 वाई प्लस एल्फा 2 3 जेड प्लस एल्फा 2 4 टी। z डैश इज इक्वल टू एल्फा 3 1 एक्स प्लस एल्फा 3 2 वाई प्लस एल्फा 3 3 जेड प्लस एल्फा 3 4 टी। एंड t डैश इज इक्वल टू एल्फा 4 1 एक्स प्लस एल्फा 4 2 वाई प्लस एल्फा 4 3 जेड प्लस एल्फा 4 4 टी। और ये चारों मिलके हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये चारों मिलके हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं तो बेफिक्र रहिए, कोई समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास यहाँ तक आप आराम से आ गए हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आपको अभी तक रटने वाली इसमें कुछ फीलिंग्स आई हों। अब हम लिखेंगे छोटे छोटे 3-4 बातें कि जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो बताइए आप कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगर हम एक फ्रेम को खींच के दूसरी फ्रेम की ओर एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले गए, इसका मतलब वाई एक्सिस की ओर और जेड एक्सिस की ओर कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि वी कंसीडर, या चूंकि को सिंस लिख दो कि सिंस, इसके नीचे लिखना है भाई आपको कि सिंस वी कंसीडर द मोशन ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, वी कंसीडर द मोशन से ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। Since we consider the motion only x axis, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन की, और इसका मतलब हमारे पास y डायरेक्शन का और z डायरेक्शन का तो कोई रोल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, सो आता है सो द मोशन अलोंग y axis and z axis are not affected। axis are, या तो आप ऐसे लिखो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभावित नहीं हुई, या अनइफेक्टेड लिख दो, अनइफेक्टेड, यस। ठीक है, since we consider the motion only along x axis, so the motion along y axis and z axis are unaffected। इसका मतलब क्या हुआ कि y डैश में भी कोई फर्क नहीं पड़ा और z डैश में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो x डैश इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू y आ जाएगा एंड z डैश इज इक्वल टू z आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल और केवल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो x एक्सिस की ओर है, इसलिए y डैश इज इक्वल टू y एंड z डैश इज इक्वल टू z। और ये पॉसिबल कब होगा? दिस इज पॉसिबल व्हेन, अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज पॉसिबल व्हेन, अब ये कब संभव होगा? y डैश इज इक्वल टू y, देखो ध्यान से देखना। और अब हमारा, पहले मैं आपको बताता हूँ मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा मेन पर्पज है इन सभी की वैल्यू निकालना, अल्फा 1 से लेके और अल्फा 4 तक की वैल्यू को फाइंड आउट करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। पहले ये बता दूं ताकि पता तो चले करना क्या है। अब देखो y डैश इज इक्वल टू y कब पॉसिबल होगा? y डैश इज इक्वल टू y कब पॉसिबल होगा? जब मेरे पास अल्फा 2 1 0 आए,
देखो एल्फा 21 0 आए, एल्फा 23 0 आए और एल्फा 24 0 आए। ठीक है, तो एक एक यहाँ से स्टार्ट हो जाओ कि अक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई है, जेड डैश इज इक्वल टू जेड है, यानी इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन एल्फा 12 इज इक्वल टू 0। जेड डैश में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल्फा 13 इज इक्वल टू 0, एल्फा 14 नॉट इज इक्वल टू 0। देखो पहली वाली लाइन में देखो वाई डैश वाई है और जेड डैश जेड है, यानी यहाँ हमारे पास इसका नॉट इफेक्ट, तो एल्फा 12 को 0 करो, कोई रोल नहीं है, इसके बराबर 0 आ गया। एल्फा 13 को 0 करो, इसका भी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो चलो देखो ये टाइम है जबकि मैं केवल दो चीज़ अनइफेक्टेड है, एक तो वाई डैश अनइफेक्टेड है और एक जेड डैश अनइफेक्टेड है। चलो इस वाली इक्वेशंस का काम पूरा हुआ। सेकंड इक्वेशन में हमें क्या लेके आना है? वाई डैश इज इक्वल टू वाई। तो वाई डैश के इक्वल वाई कब बचेगा? जब एल्फा 22 क्या हो? 1 हो। देखो वाई डैश इज इक्वल टू वाई कब बचेगा? पहले तो इसको करो, एक तो एल्फा 21 0 हो, एक एल्फा 23 0 हो, एक एल्फा 24 0 हो, एंड देखो वाई डैश इज इक्वल टू वाई कब बचेगा? ये 0, एल्फा 23 0, एल्फा 24 0 एंड एल्फा 22 इज इक्वल टू 1, एंड एल्फा 22 इज इक्वल टू 1। इसको एक साथ लिखना भाई, एंड एल्फा 22 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार जेड डैश इज इक्वल टू जेड कब बचेगा? जब ये 0 हो। जेड डैश इज इक्वल टू जेड कब बचेगा? ये 0 हो, वाई भी 0 हो, यानी एल्फा 32, एल्फा 32 भी 0 हो, एल्फा 34 भी 0 हो, एल्फा 34 भी 0 हो, एंड एल्फा 34 भी 0 हो, एंड जेड डैश इज इक्वल टू जेड बचाना है तो एल्फा 33 इज इक्वल टू 1, एल्फा 33 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गई। चौथी वाली इक्वेशंस में फिर से देख लो कि y अनइफेक्टेड, z अनइफेक्टेड, y अनइफेक्टेड, z अनइफेक्टेड, इसका मतलब एल्फा 42 इज इक्वल टू 0, एल्फा 42 इज इक्वल टू 0 और एल्फा 43 इज इक्वल टू 0, एल्फा 43 इज इक्वल टू 0। इसमें ये वाले दो पॉइंट से 0 बन जाएंगे। ठीक है, और इस टोटल को आप मान के चलोगे इक्वेशन नंबर 2। इस टोटल को हम क्या मान के चलेंगे? इक्वेशंस नंबर 2। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? देखो वैल्यू निकालनी है हमें एल्फा 11 12 13 14, 21 22 23 24, 31 32 33 और 34, 41 42 43 और 44। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। किस किस की वैल्यू आ गई भाई? एल्फा 12 की आ गई, एल्फा 13 की आ गई, एल्फा 21 की आ गई, 22 की आ गई, 23 की आ गई, 24 की आ गई। ठीक है, 31 32 33 34 इनकी भी आ गई, 42 और 43 की आ गई, यानी 4 कॉर्नर बच गए। ये कोने कोने बच गए। एल्फा 11 नहीं मिला अभी तक, एल्फा 41 नहीं मिला, एल्फा 14 नहीं मिला और एल्फा 44 नहीं मिला। अगर आप यहाँ तक देख पा रहे हो तो, और देख पा रहे हो आराम से, यहाँ तक मतलब कोने कोने वाली वैल्यू छोड़ के बाकी हमने सभी वैल्यू निकाल ली हैं और इन वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया है? इक्वेशंस नंबर 2। क्या नाम दे दिया भाई? इक्वेशंस नंबर 2। 10 वी टेक, अतः हमारे पास क्या बचा? 10 लिख दो, 10 वी टेक। ऐसा करने पे हमारे पास क्या बचा? एक तो इसकी वैल्यू नहीं बची, यानी एक्स डैश इज इक्वल टू, यानी एक्स डैश इज इक्वल टू एल्फा 11 एक्स, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, एल्फा 14 टी प्लस एल्फा 14 टी। दूसरी में ये 0, ये भी 0, ये भी 0, एल्फा 22 की वैल्यू कितनी है? 1। तो सेकंड में हमारे पास क्या बचेगा? वाई डैश इज इक्वल टू वाई। थर्ड में देखो 310 320 340, केवल 33 की वैल्यू 1 है, यानी जेड डैश इज इक्वल टू कितना बचा? जेड। एंड टी डैश इज इक्वल टू कितना बचा? एल्फा 41 एक्स, एल्फा 41 एक्स प्लस एल्फा 44 टी,
420 430 440 नहीं है, तो एल्फा 44T। और इसको आप अलग अलग मानो, ये मान के चलो इक्वेशंस नंबर 3, और इन दोनों को एक साथ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशंस 4, और ये हमारे पास आ गई इक्वेशंस नंबर 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशंस नंबर 5। मुख्य उद्देश्य था हमें इन सभी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है यानी कोई ना कोई राशि है या कोई ना कोई वैल्यू है, इन सभी की वैल्यू निकाला था। सभी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, केवल कॉर्नर बच गया अल्फा 11, अल्फा 41, अल्फा 14 और अल्फा 44। ठीक है, अब हमारा उद्देश्य क्या है, अल्फा 11, अल्फा 14, अल्फा 41 और अल्फा 44T की वैल्यू निकालना। ओके भाई, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए इक्वेशंस नंबर 5 तक। तो अब इसे आगे बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अपन इक्वेशन से 5 तक इसे रखे रहने देते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि अल्फा 22 की वैल्यू क्या है, 1 है, अल्फा 33 की वैल्यू 1 है, बाकी सब 0 हैं। बाकी सब 0 में कौन कौन आ गए, अल्फा 12 आ गया, अल्फा 13 आ गया, अल्फा 21 आ गया, अल्फा 23 आ गया, अल्फा 24 आ गया, अल्फा 31 आ गया, अल्फा 32 आ गया, अल्फा 34 आ गया, अल्फा 42, अल्फा 43, ये सब किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। ये हमारे पास आ गई इक्वेशंस नंबर 2। और ये x डैश इज इक्वल टू अल्फा 11x प्लस अल्फा 14T, ये इक्वेशंस 3। y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, इक्वेशन नंबर 4। t डैश इज इक्वल टू अल्फा 41x प्लस अल्फा 44T, इक्वेशंस नंबर, यानी हम इक्वेशंस नंबर 5 तक आ चुके हैं। अब हम इसका यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है भाई, अब हम इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। मुख्य उद्देश्य हमारे पास इनकी वैल्यू तो आ गई, केवल 4 वैल्यू और निकालनी है और हमारे पास यही क्या आ जाएगा, आंसर से आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप उतारिए और तुरंत मिलते हैं अपन आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास टॉपिक चल रहा है, बहुत आराम से करेंगे इसको रिलैक्स मोड के अंदर, क्योंकि पहले ही फिजिक्स से काफ़ी सालों से आपका फिजिक्स से लेना देना छूटा हुआ है, क्योंकि बीएससी के अंदर भी आप इतना डेप्थ में नहीं पढ़े हो और कोविड की वजह से तो आपका और भी ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उसकी कहीं ना कहीं भरपाई करने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिशें करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में।